Doctors of India, welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटो रेस्पिरेशन. Okay, so by the way, we are just moving to the end of this photosynthesis topic. So इससे पहले कि जो हमने कंटेंट रीड किया है उस कंटेंट मोस्ट ऑफ योर 90% ऑफ मोस्ट ऑफ कंटेंट हैज बीन कंप्लीटेड. सो 10% जो कंटेंट आपका बाकी है लाइक उसमें C4 साइकिल, ठीक है, C4 साइकिल, कैम साइकिल और आपका फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस और द बैक्टर फोटोसिंथेसिस, ये 4 टॉपिक आपके बचे हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका C4 साइकिल से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, जो भी हम अब कवर करेंगे. ठीक है, सो आज का जो हमारा जो लेक्चर है दैट इज C4 साइकिल, जिसे हम हेड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं. इसके अलावा कैम साइकिल आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा. ओके, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे हम C4 प्लांट्स बोलते हैं. एग्जैक्टली इनका C4 का मतलब क्या है? जैसे कि जब जो बेसिकली कैल्विन ने जब डिस्कवर किया था कि जो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन जो होती है उसका जो पहला सस्टेबल प्रोडक्ट होता है, समटाइम इट इज अ C3 और समटाइम इट इज अ C4. ठीक है, दोनों टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं. ठीक है, C3 इट मींस वो PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है या फिर C4 ऑक्सो एसिटिक एसिड बनाता है. सो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, उसने ऑब्जर्व किया है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऑक्सो एसिटिक एसिड बनाते हैं, जिसको हम C4 पाथवे, जिसको हम C4 कहते हैं या फिर C4 कंपोनेंट कहते हैं, और इसके साइकिल को हम C4 पाथवे कहते हैं. क्लियर? इस टाइप का जो साइकिल है मेज, सुगरकेन, यूफोर्बिया एंड द चिनोपोडियम प्लांट के अंदर देखा जाता है. ये एग्जांपल जरूर याद करिएगा. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा क्या होता है कि और क्यों होता है, C4 प्लांट एग्जैक्टली कैसे डिफरेंट है C3 प्लांट से, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है डिफरेंट तरीके से. ओके, C4 प्लांट एग्जैक्टली क्या करते हैं? C4 प्लांट बेसिकली पाए जाते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. सो जब ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इतने हाई टेम्परेचर पे आपको पता है कि रूबिस्को एंजाइम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. और जब रूबिस्को एंजाइम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये एंजाइम जो होते हैं टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होते हैं, इवन सारे एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, रूबिस्को तो इवन अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है और मोस्ट ऑफ एंजाइम तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो C4 प्लांट्स उस केस में क्या करते हैं, उनको इंटेंसिटी को मेंटेन रखना है और फूड प्रोडक्टिव बनाना है. सो व्हाट दे डू, ये करते क्या है, ये बेसिकली एक डिफरेंट तरीके का साइकिल चलाते हैं जिसको हम C4 साइकिल कहते हैं. ओके, तो ये क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए ये डिफरेंट तरीके का एक प्रोसेस फॉलो कराते हैं, जिससे कि इनका जो फोटोसिंथेटिक यील्ड मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है और सनलाइट का इम्पैक्ट भी इनके ऊपर नहीं आता. सो C4 प्लांट में एग्जैक्टली एक डिफरेंट टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है. हम पढ़ेंगे क्या ऐसा करते हैं ये कि हाई इंटेंसिटी के ऊपर भी इनकी रूबिस्को एंजाइम की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है और इवन फोटोसिंथेटिक यील्ड भी बढ़ जाता है. समझ में आ गया? सो एग्जैक्टली C4 प्लांट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इनका फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ जाता है. क्लियर? सो C4 प्लांट जो बेसिक होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ये डाइमॉर्फिक होता है, मतलब दो डिफरेंट तरीके से अपना स्ट्रक्चर शो करता है. डाइमॉर्फिक मतलब देखने से आपको दो डिफरेंट तरीके से मिलेगा, आपके सामने डायग्राम है. दो तरीका होता है, एक होता है अगर आप यहाँ देखेंगे दो तरीके का क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है. एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा ऐसा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर सिर्फ आपका स्ट्रोमा लैमेली होती है, मतलब जो ऐसी पट्टी जो दो ग्रेनम को एसोसिएट करती है, जोड़ती है, सिर्फ वही उसके अंदर पाई जाती है. ओके, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता और ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा लैमेली तो है ही और साथ साथ ग्रेनम भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है. और हमें पता है कि जो स्ट्रोमा लैमेली होती है उसके अंदर ही स्ट्रोमा लैमेली, ध्यान रखना, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर PS2 जो आपका फोटो सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो ये डिफरेंट टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है. इसके डिफरेंट टाइप की जो एनाटॉमी होती है ये स्पेशल एनाटॉमी होती है. ठीक है, ये स्पेशल एनाटॉमी होती है जो उसको हेल्प करती है कि जिससे रूबिस्को एंजाइम की प्रॉपर्टी चेंज ना हो रेस्पेक्टिव ऑफ द हाई इंटेंसिटी. क्लियर? सो व्हाट दे डू, दे शो अ रेस्पॉन्स टू द हाई लाइट इंटेंसिटी. सो दे, और इसकी वजह से क्या होता है, इन्हें फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता. कई बार मैंने बताया था ना कि रूबिस्को एंजाइम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, देन रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर देता है, तो इसमें ऐसा होता ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई दे अडॉप्ट दिस
एनाटॉमी टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन। ओके, दैट्स व्हाई इनमें डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे कि रूबिस्को एंजाइम की प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होती और फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता। जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेटिक का यील्ड बढ़ जाता है। ओके, सो ग्रेनोक्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या होता है, अब मैंने बताया कि दो टाइप का क्लोरोप्लास्ट उनकी लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। सो जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल के अंदर, और एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसकी बंडल शीट के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होता है। और इस टाइप की जो एनाटॉमी होती है, उसे हम बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी। ओके, क्रेंच मतलब होता है वृत्त, मतलब ये अरेंज सेल्स ऑफ अरेंजमेंट थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड होता है, मतलब डिफरेंट तरीके की एनाटॉमी पाई जाती है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी, या मतलब रेट एनाटॉमी, या फिर कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल। जो सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पाया जाता है। सो मैंने आपको बताया कि ग्रेनल जो क्लोरोप्लास्ट होता है मेसोफिल सेल के अंदर होता है, और जो एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होता है बंडल शीट्स में पाया जाता है। अब ये बंडल शीट्स क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेसोफिल सेल आपने पढ़ी है। देखिए, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे आपको देखेंगे जो लोवेस्ट पार्ट है दैट इज एंडोडर्मिस। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है, ये ओके, ये आपको दिख रहा है, ये बेसिकली ये है आपका मीजोफिल सेल। ये थोड़ा एरो नीचे होना चाहिए था, ये एरो नीचे होना चाहिए था, ये मीजोफिल सेल है। और ये है आपकी, ये दिख रहा है ये, और ये आपको दिख रहा है, हाँ, ये है आपकी बंडल शीट सेल। और ये है वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसके अंदर मतलब जाइलम फ्लोएम्स होते हैं, जो कि फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो ये जाइलम और जो फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ बंडल शीट्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर आपका एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। और मेसोफिल सेल आपको पता है कि जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर सरफेस के ऊपर पाई जाती है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स कहाँ पे पाई जाती है, बंडल शीट सेल्स कहाँ पाई जाती है, ये आप डायग्राम में आपको क्लियर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी होंगी, इसके अंदर आपका प्रेजेंट होंगी आपकी ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर प्रेजेंट होगा आपका एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बंडल शीट्स देखिए क्या होता है कि ये जो बंडल शीट सेल होती है वेस्कुलर प्लांट्स के चारों तरफ पाई जाती है, और इनका सेल का साइज बहुत बड़ा होता है, और इतना ज़्यादा टाइट ये कॉम्पैक्टेड होती है कि इनसे गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, दे आर इम्प्रीवियस टू द गैसेस एक्सचेंज, और इनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता, बहुत टाइटली कॉम्पैक्टेड होती है। और दूसरी बात, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और ध्यान रखना जितना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ जाता है। ये सब इनकी एनाटॉमी ही फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करती है। क्लियर? जैसे कि अगर आप मेज़ या फिर किसी भी लाइक सोरगम, ये सब का जब कभी आप का ट्रांसक्शन करेंगे तो कट करेंगे इसका, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो हम समझ जाते हैं कि इनके अंदर C4 साइकिल चलता है। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, क्या डिफरेंट साइकिल अपनाते हैं, वो भी हम देखेंगे। AIPMT 2010 के अंदर क्वेश्चन आया था, C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट इन अ फोटोसिंथेसिस देन द C3 प्लांट। ठीक है, क्यों ऐसे एफिशिएंट हैं, क्योंकि देखिए इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता, केवल C3 प्लांट ही फोटो रेस्पिरेशन को शो करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द C4 एंड C3 साइकिल, दैट्स द ओनली डिफरेंस ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। इसका जो बेसिकली जो आप ऑप्शन देखेंगे स्क्रीन के सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर सारे ऑप्शंस हैं। द मेजर रीजन होता है तो प्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल। उसको और थोड़ा सा अनकवर करेंगे तो ये पता चलता है कि बंडल सीड्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेल्स आपके सेल्स पाई जाती है। क्लियर? इस साइकिल को हम हैच या स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने इनको डिस्कवर किया था। क्लियर? ये एक साइक्लो प्रोसेस है। मेसोफिल सेल के अंदर आपका CO2 का फिक्सेशन होता है, ध्यान रखना, जो फिक्सेशन होता है मेसोफिल सेल के अंदर होता है, और बंडल शीट के अंदर केल्विन साइकिल चलता है, ये ध्यान रखना। C3 में क्या हो रहा था, केल्विन साइकिल में ही CO2 का फिक्सेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन तो मेसोफिल सेल के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो बंडल शीट के अंदर केल्विन साइकिल चलता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज बंडल शीट्स की जितनी भी सेल्स होती है बहुत हाईली कॉम्पैक्टेड होती है, दैट्स व्हाई दे आर इम्प्रीवियस टू द एक्सचेंज ऑफ गैस। सो दैट्स व्हाई इतना एक्सटेंडेड होने की वजह से, इतना एक्सपेंड होने की वजह से CO2 वो रिसीव नहीं कर पाते, CO2 नहीं ले पाते वो। सो CO2 नहीं ले पाते तो वो क्या करते हैं, वो CO2 को तो फिक्स करा देते हैं मेसोफिल सेल के अंदर ही, सिर्फ अपना बंडल शीट के अंदर केल्विन साइकिल चलाते हैं, और केल्विन साइकिल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सो इनडायरेक्टली जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो बंडल शीट सेल के अंदर होता है। ठीक है,
जैसे मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ। मेसोफिल सेल जब CO2 प्लस H2O मतलब ये रिसीव करते हैं इन द प्रेजेंस सनलाइट, तो उनमें C4 शुगर बनता है जिसको हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बेसिकली मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और बंडल शीट के अंदर आता है। फिर C4 शुगर से C4 शुगर मतलब मैलिक एसिड हो सकता है या फिर कभी-कभी एस्पार्टिक एसिड भी आ जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कभी-कभी अमोनिया ग्रुप एसोसिएट हो जाता है, उस एस्पार्टिक एसिड बन जाता है, या फिर कभी अगर अमोनिया ग्रुप नहीं एसोसिएट होता तो मैलिक एसिड भी बनता है। तो दोनों तरह के अमीनो एसिड्स बनने के चांसेस होते हैं। सो फिर उससे C4 शुगर से एक CO2 बाहर निकल जाता है, फिर CO2 बाहर निकलने के बाद में ये अपना केल्विन साइकिल चलाता है और रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है इन अ बंडल शीट। अब C4 से एक कार्बन निकल गया तो बचता क्या, C3 शुगर बनता है। ठीक है, ये अभी जो C3 शुगर होता है, ये C3 शुगर ये बेसिकली हो क्या अब बनता है पायरुविक एसिड के फॉर्म में। फर्दर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है पायरुविक इनोल फॉस्फेट के फॉर्म में, फिर वो CO2 प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है C4 शुगर का इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्को एंजाइम। ठीक है, जो C4 शुगर बन रहा था ना बेटा, ये क्या हो रहा है CO2 प्लस H2O, ठीक है, इसे बनता है बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस ई। बाइकार्बोनेट क्या करता है, आपका PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ रिएक्ट करके ऑक्सो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्को एंजाइम्स। मैं आपको दिखा देता हूँ एनिमेशन के थ्रू भी और डिटेल में। ठीक है, the primary CO2 acceptor in the C3 molecule phosphoenol pyruvate and is present in the mesophyll cell। याद रखिएगा, जो बेसिकली जो मेसोफिल सेल के अंदर इसमें होता है कि CO2 का फिक्सेशन चलता है। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट CO2 का जो एक्सेप्टर होता है, वो फर्स्ट CO2 का एक्सेप्टर आपका यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है। अगर आप C3 साइकिल से उसको कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है वहाँ पे RUBP होता है। और ये जो रिएक्शन होती है, दैट फिक्सेशन अकर बिटवीन द CO2 एंड द फॉस्फोइनोल पायरुवेट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द PEP कार्बोक्सिलेट या पैक केस बोलते हैं उसको। इससे आपका C4 एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि मेसोफिल सेल के अंदर होता है। ठीक है, ऑक्सो एसिटिक एसिड का 4 कार्बन का एक शुगर है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ये 4 कार्बन का जो शुगर ऑक्सो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड के अंदर और बंडल शीट के अंदर चला जाता है, जहाँ से एक CO2 रिलीज होके आपके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और रिमेनिंग जो आपके C3 या मतलब 3 कार्बन की शुगर है, ये फिर दोबारा सिंथेसाइज होती है, रिकन्वर्ट होती है किसके अंदर, PEP के अंदर, और दोबारा से मेसोफिल सेल के अंदर चली जाती है। दैट्स व्हाई इट्स अकर इन अ साइकिल फॉर्म। मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्टली साइकिल पे आ जाता हूँ मैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3, C4, C3 plant and C3 and C4 plant. So आपके साथ आपको क्लियर हो जाएगा, that's a C4 plant only. Okay? CO2 रिलीज, एक काम करता हूँ मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम पे ले आता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर गलत यहाँ पे आ गया, दैट इज ये पिक्चर यहाँ पे नहीं, गलत बाय मिस्टेक, मैं डायरेक्टली आपको पिक्चर पे ले आता हूँ। ओके, देखिए ये ऊपर की जो सेल दिख रही है मेसोफिल सेल है और नीचे की आपकी बंडल शीट होती है। ये दोनों जो सेल्स आपस में कनेक्ट होती है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट होती है दोनों सेल्स। ओके, क्योंकि एसिड का जो ऑर्गेनिक एसिड बन रहे हैं इनका भी तो डिफ्यूजन जरूरी है। CO2 प्लस H2, यहाँ पे देखिए CO2 प्लस H2 आपस में कंबाइन होते हैं। ओके, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में एक बनाते हैं आपका ऑक्सलो एसिटिक एसिड और इसमें हेल्प करता है पेप्को एंजाइम। फिर ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड यहाँ पे आपका कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में और इसको बनाने में रिड्यूसिंग पावर हेल्प करती है। ठीक है, फिर मैलिक एसिड आपका ये देखिए C4 एसिड बन गया मैलिक एसिड, फिर इसमें से क्या होता है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जो CO2 बाहर निकल जाता है। फिर इसके साथ में रूबिस्को एंजाइम ऐड होता है और रूबिस्को एंजाइम ऐड होने के साथ साथ ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? फिर यहाँ पे आपका पायरुविक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब आपके देखिए C4 से एक कार्बन तो निकल गया, CO2 निकल गया, तो बचा क्या, पायरुविक एसिड। ओके, एक चीज और है, मैलिक एसिड से जो आपका पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है डायरेक्टली नहीं होता, यहाँ पे भी आपकी रिड्यूसिंग पावर यूज होती है जिससे कि पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर पायरुविक एसिड आपका ऊपर मूव करता है और फिर पायरुविक एसिड रीजनरेट होता है। किसमें रीजनरेट होगा, वो होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस का जस्ट उल्टा स्टेप हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट स्टेप होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड का बनना, यहाँ पे उल्टा स्टेप हो रहा है, पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का बनना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कंफ्यूजन आपको मिलेगा, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, 2 ATP आते हैं और 2 ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं और फॉस्फेट चला जाता है, क्योंकि फॉस्फोइनोल पायरुवेट का मतलब इसके अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट है।
देखिए क्या होता है कि फॉस्फोइनोल पारुवेट को CO2 से फिक्स कराने के लिए हाई एनर्जी बॉन्ड की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक एटीपी दो अपने फॉस्फेट ग्रुप को डिसोशिएट करता है जिससे ज़्यादा एनर्जी निकले और फॉस्फोइनोल पायरुवेट हो, CO2 से फिक्स हो, अदरवाइज CO2 से फिक्स नहीं होगा। क्योंकि CO2 से फिक्स होने की जो प्रॉपर्टी होती है RUBP की ज़्यादा होती है। सो इसलिए इसलिए काफ़ी जगह पे आपको या तो ऐसा लिखा मिलेगा एटीपी एएमपी में कन्वर्ट, या फिर ऐसा लिखा रहेगा कि 2 एटीपी 2 एडीपी में कन्वर्ट, दोनों का मतलब सेम है। या तो एटीपी एडीपी एएमपी में लिखा रहेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस कन्वर्ट हो गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में, या फिर 2 एटीपी कन्वर्ट हो गया आपका 2 एडीपी के अंदर, ठीक है। फिर आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आ गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फिर अगेन इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपका ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। सो एट द एंड क्या होता है कि एट द एंड अगर आपका एक्चुअली स्ट्रक्चर अब एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आपका केल्विन साइकिल चल रहा है बंडल शीट में चल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो बंडल शीट होती है वो नीचे की तरफ होती है, तो टेम्परेचर से इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता। डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ म्यूजोफिल सेल्स का होता है जहाँ पे तो केल्विन साइकिल चल ही नहीं रही है। तो जिसकी वजह से रूबिस्को एंजाइम को इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम डायरेक्टली टेम्परेचर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। सो दैट्स व्हाई इसे बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी या रथ काइंड ऑफ द एनाटॉमी स्ट्रक्चर, ठीक है। एटीपी कितने यूज होते हैं? सो देखिए बेसिकली पहली बात ये ध्यान रख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया कि 2 हाई एनर्जी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की, जो कि एक CO2 को असिमिलेट करते हैं किसके साथ में, आपके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को, और उसको परफॉर्म करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम या फिर PPD के एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? एटीपी कितने यूज होते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। अगर आप एटीपी देखेंगे C3 साइकिल में तो 18 एटीपी यूज किए जाते हैं, लेकिन C4 साइकिल में क्या होता है कि एक्स्ट्रा एटीपी यूज होते हैं, कहाँ पे, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाने के लिए, ठीक है। जिसमें क्या आप देखेंगे, अगर आप टोटल एटीपी यूज कितने हो रहे हैं तो 18 तो एटीपी यूज हो जाते हैं C3 साइकिल में, और C4 साइकिल में आप देख रहे हैं तो 2 एटीपी यूज हो रहे थे जो 2 एडीपी में कन्वर्ट हो रहे थे, और एक CO2 साइकिल 6 बार चलता है, साइक्लिंग 6 बार चलती है तो कितना हुआ, 6 बार साइक्लिंग होती है, 6 × 2 12, तो टोटल हो गए 30 एटीपी। मतलब 12 एटीपी के कॉस्ट पे हम रूबिस्को एंजाइम की प्रॉपर्टी को बचने से बचा लेते हैं, मतलब फोटो रेस्पिरेशन को होने से बचा लेते हैं। तो वही है ना, कुछ करने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो सेम वे हियर, ओके। C4 साइकिल इस लॉक्स प्रोसेस होता है, नो डाउट, क्योंकि इसमें 12 एक्स्ट्रा एटीपी एक्स्ट्रा कंज्यूम होते हैं सिर्फ फोटो एस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए। ये डिफरेंस है C3 साइकिल और C3 साइकिल का, ये डिफरेंस रीड कर लीजिएगा, सारा डिफरेंस क्लियर है, और उससे MCQ बनने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि C3 और C4 साइकिल से क्वेश्चन जनरली C3 C4 साइकिल एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इन 4 साइकिल से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहती है, ओके। कैंप प्लांट्स, अब हम पढ़ते हैं कैंप प्लांट्स क्या होते हैं। कैंप प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं, जीरोफाइट प्लांट होते हैं, जीरोफाइट सैकुलेंट प्लांट होते हैं, जैसे कि आपका कैक्टस होता है, ऐसे प्लांट्स होते हैं। इसको कैंप का पूरा नाम होता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। देखिए ये एग्जैक्टली क्या होता है, कुछ ऐसे मेंबर्स, इसके अलावा ये सैकुलेंट जीरोफाइट्स प्लांट भी होते हैं और कुछ यूफॉर्बिएसिया फैमिली के भी कुछ मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। सैकुलेंट जीरोफाइट प्लांट्स बेसिकली होते हैं क्या है कि ये प्लांट्स आपको पता है कि ये प्लांट बेसिकली डेजर्ट में ग्रो करते हैं और वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट वाटर वैसे ही बहुत कम होता है। तो आपको सोचिए फोटोसिंथेसिस में तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि CO2 को H2 का ब्रेक डाउन होता है। अब इस केस में जहाँ पहले ही इनको वाटर की कमी है, उस केस में ये अगर उस वाटर को फोटोसिंथेसिस में भी यूज करेंगे तो क्या होगा, वाटर की कमी और हो जाएगी। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए, उस बनने के लिए एक डिफरेंट टाइप का साइकिल ही रन करते हैं, इसको हम कैंप साइकिल बोलते हैं। समझ में आ गया? वैसे भी जनरली ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये लीफ के अंदर, जिनका लीफ होता है वो स्पाइक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है सर्फेस एरिया कम होता है और ट्रांसपिरेशन जो आपका होता है उसकी जो रेट होती है वो कम हो जाती है। एग्जांपल्स सैकुलेंट प्लांट के लाइक ऑप्चुनिया, इकोसनियस, सॉरी इकिनोकैक्टस, सर्कस, यूफोर्बिया, रॉयलेना, ये एग्जांपल्स आपको थोड़े बहुत नाम पता होने चाहिए, ओके। वैसे जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ओके, ऑप्टिनिया और द इकिनोकैक्टस, ये एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। देखिए कैंप प्लांट्स बेसिकली अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट एनाटॉमी ताकि वाटर का लॉस कम हो, बिकॉज ये प्लांट्स हाई वाटर लॉस को नहीं सस्टेन कर सकते। तो ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को चेंज कर दिया जाता है।
नॉर्मल प्लांट क्या होते हैं, अपने स्टोमेटा को कब ओपन करते हैं, दिन के टाइम में ओपन करते हैं, रात के टाइम में बंद कर देते हैं, क्योंकि दिन के टाइम में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते। तो लेकिन कैंप प्लांट्स क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। ये क्या करते हैं, दिन के टाइम में अगर आपने स्टोमेटा ओपन कर दिया तो वाटर का लॉस हाई हो जाएगा, तो ये उल्टा करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को दिन के टाइम में बंद करते हैं और रात के टाइम में ओपन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल प्लांट्स और हाई सस्टेन वाटर लॉस को सह सकते हैं, बट कैंप प्लांट्स हाई वाटर लॉस को नहीं सस्टेन कर सकते। क्लियर। सो ऐसे काइंड ऑफ स्टोमेटा जो कैंप प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं उसको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं। वैसे तो हम ये स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा के बारे में अगेन पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप माइंड में रखिएगा स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब ये होते क्या है, डिफरेंस क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो स्टोमेटा आपको दिख रहे हैं नॉर्मल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर इस तरह के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस पे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके कैंप प्लांट्स होते हैं, कैंप प्लांट्स के अंदर डीप स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इस फॉर्म के अंदर। डीप स्टोमेटा इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्टोमेटा थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, जैसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन ना हो टेम्परेचर का, ओके, या फिर वाटर लॉस डायरेक्टली ना हो। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमेशा मेसोफिल सेल के अंदर ही होगा वो, तो ओके, दैट्स क्लियर। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इनका साइकिल उल्टा चलता है। ये क्या करते हैं, नाइट के टाइम में अलग साइकिल चलता है। ये साइकिल जो बेसिकली क्या है कि जैसे कि स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, तो नाइट के समय में ये थोड़ा सा डिफरेंट एप्लीकेशन चू करते हैं। तो नाइट के टाइम में देखिए CO2 तो आसपास होता है, ये सिर्फ फर्क ये होता है कि ये लाइट नहीं होती, तो वैसे भी लाइट की इनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है आपको साइकिल दिखी है, ये सारा साइकिल है आपका जो C4 साइकिल ये चलाते हैं अपने नाइट टाइम के अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा के थ्रू। ये देखिए CO2 प्लस H2 आया, बाइकार्बोनिक एसिड बना, पेप्को एंजाइम की हेल्प से ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बना, फिर आपका मैलिक एसिड बना। मैलिक एसिड ये अपने वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं, मतलब वैक्यूल में स्टोर कर लिया उन्होंने पूरा मैलिक एसिड, ठीक है। अब ये वैक्यूल में स्टोर करने के बाद में जब जैसे ही दिन होता है, और जैसे ही दिन होगा जैसे ही, अब उस दिन के समय में, ठीक है, CO2 को तो उन्होंने क्या रात को फिक्स कर लिया, क्योंकि स्टोमेटा का दोनों काम होता है, CO2 को भी देना होता है और साथ साथ वाटर का ट्रांसपिरेशन भी इसी से होता है। तो दैट्स व्हाई ये थोड़ी चालाकी अपनाते हैं, CO2 को तो रात को ले लेते हैं और दिन में ये अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, अब CO2 तो फिक्स हो गया यहाँ पे, अब ये क्या करते हैं, ये मैलिक एसिड बाहर आता है, ठीक है, और मैलिक एसिड बाहर आने के साथ में ये अब रिवर्स साइकिल चलाते हैं। जैसे कैसे, मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बना, मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बना, ठीक है, फिर पायरुविक एसिड से आपका इस ATP कन्वर्ट हो AFP के अंदर एंजाइम के प्रेजेंट में, फिर वो PEP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और साथ साथ ये जो आपका मैलेट है, ये मैलेट से एक CO2 रिलीज हो गया, मैलेट 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है, पायरुवेट 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, CO2 रिलीज हो गया, अब CO2 अंदर ले लिया उन्होंने सेल के अंदर, अब यहाँ पे वो अपना साइकिल चलाते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ से ग्लूकोज इनको फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, और मैलेट से ऑक्सोलोएसिटिक एसिड रिवर्ट बन जाता है, ठीक है। रिवर्ट बनने के बाद में CO2 रिलीज कर दिया, रिवर्ट बन जाता है। रिवर्ट बनने के बाद में फिर ऑक्सोलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पीपी के अंदर, और ये एक CO2 यहाँ, क्योंकि ये ऑक्सोलोएसिटिक एसिड में 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है, पीपी 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो एक CO2 उन्होंने रिलीज कर दिया, और फिर बाद में पीपी का फॉर्मेशन हो गया, फिर वहां से भी वो अपना कैल्विन साइकिल चला सकते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट माइंड यूज करते हैं, और इसके लिए जो ATP और NADPH2 की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये लाइट रिएक्शन, दिन में तो लाइट रिएक्शन ही करके वहां से अपनी इस कमी को पूरा कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि वैक्यूल भी वैलेट जब बनता है, वैलेट बना तो साथ साथ उसमें प्रोटॉन्स भी बनते हैं, वो प्रोटॉन्स जैसे ही वैक्यूल से बाहर आते हैं तो यहाँ पे ATPase सिस्टम होता है जो कि ATP के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे आपका मैंने C4 प्लांट और कैंप प्लांट मैंने खत्म कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और साथ में बैक्टर फोटोसिंथेसिस। एक बार मैंने आपको बैक्टीरियो क्लोरोफिल पढ़ाया था, जो कि बैक्टीरिया के अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो उसके रिलेटेड मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए।